नमस्कार दोस्तों, जेवीआर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती की पिछली परीक्षाओं में भाग ख सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने वर्ष 2019 में आयोजित परीक्षा जो कि 11 फरवरी 2019 को आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में पूछे गए भाग ख सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करी थी। आज की वीडियो में हम 12 फरवरी 2019 को तीनों शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है निस्पंदन, शुद्धिकरण, डायलिसिस और परिसंचरण। तो इसमें डायलिसिस की क्रिया के द्वारा जो है अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया होती है। पहला जो सफल डायलिसिस है वो 1943 में किया गया था और पहली डायलिसिस प्रणाली लियोनार्ड रॉबर्टी और जॉन एबल द्वारा 1913 ईस्वी में विकसित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 252, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, विराट कोहली, गीत सेठी, अभिनव बिंद्रा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है इसमें। अभिनव बिंद्रा जो है उन्होंने सबसे कम उम्र में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो भारत का जो खेल के संबंध में सर्वोच्च सम्मान है, यह पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर 1991 से 1991 में संस्थाबद्ध है। विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्त करता है। तो विश्वनाथ आनंद है वो पहले प्राप्त करता है। और स्पोर्ट्स शूटर अभिनव बिंद्रा जो है वो सबसे कम उम्र में प्राप्त करता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम 6 अगस्त 2021 को नाम परिवर्तन कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो अभी राजीव गांधी खेल का नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 253, अर्थशास्त्री खालिस्तान ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था जो 1998 में? तो ऑप्शन है अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, अभिजीत विनायक बनर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसमें अमर्त्य सेन ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है, ए अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के बारे में कुछ जानकारी है, जिनको जो है 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपसे अनुरोध है कि इन क्वेश्चनों का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए विधांश पर, तो आप जेवीआर क्लासेज व्हाट्सएप चैनल और जेवीआर क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 254, लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह है कौन से सागर में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में और अरब सागर में। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। वैसे तो सारा हिंद महासागर है, लेकिन हिंद महासागर के भी अरब सागर में स्थित है। थोड़ा जान लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप का अर्थ एक लाख द्वीप है। ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप का पुराना नाम जो था वो लेक डाइव था। क्या था? लेक डाइव इसका पुराना नाम था। और इसका गठन जो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसका नाम लक्षद्वीप 1 नवंबर 1973 को रखा गया था। और इसकी राजधानी कवरत्ती है वर्तमान में। और इसकी पूर्व राजधानी क्या थी? कोझिकोड थी। आधिकारिक भाषा इसमें मलयालम और अंग्रेजी है। और इसका जो उच्च न्यायालय है वो केरल उच्च न्यायालय पड़ता है। और मालदीव जो है इसके नज़दीक स्थित देश है। और यहाँ पे हवाई अड्डा है वो अगत्ती हवाई अड्डा लक्षद्वीप में स्थित एकमात्र हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 255, लठमार होली कहाँ में मनाई जाती है? लठमार होली जो है कहाँ मनाई जाती है? ऑप्शन है बनारस और नंदगांव में,
वाराणसी, द्वारका और अयोध्या। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। लठमार होली जो है बनारस और नंदगांव में मनाई जाती है। लठमार होली होली के त्यौहार पर खेले जाने वाला हिंदुओं का स्थानीय त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 256, विषाणुओं के दिन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के दिन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वायरोलॉजी, पेडोलॉजी, बायोलॉजी और पैथोलॉजी। तो इसमें विषाणुओं के दिन को यानी वायरस के दिन को वायरोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है ए, वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान। अब बात करें इसके बारे में, तो इसकी खोज जो है वो दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। और जो पहला वायरस है वो टोबाको मोजेक पहला खोजा गया विषाणु था। और विषाणु के दिन को वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान के रूप में जाना जाता है। विषाणु विज्ञान जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान का एक उपक्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 257, सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी। तो यह है महात्मा गांधी की आत्मकथा है, सत्य के प्रयोग या द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 258, जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 370 के तहत जो है जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे जो है 31 अक्टूबर 2019 को इसे विशेष राज्य के दर्जे से हटा करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसमें लद्दाख को इससे अलग कर दिया गया है। बाकी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन आंसर को पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और अगर इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप JBR क्लासेज व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 259, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश से प्रेरित है? यानी नागरिकता जो है किस देश से ली गई है? ऑप्शन है फ्रांस, B है UK, USA, ऑस्ट्रेलिया। तो UK से जो ली गई है ये, तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही आंसर है। UK में वैसे आपको बात करें तो ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम UK में जो है ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड है जो मिलकर के UK बना है। भारत देश का संविधान जो है तैयार करते समय दुनिया के विभिन्न देशों के कई देशों से विशेषताएं उद्धृत की है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को निर्वाचक विधानसभा द्वारा अपनाया गया था और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा को भारत के संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और ब्रिटेन से उद्धृत की गई प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से, क्या क्या ब्रिटेन से लिया गया था? पहला है प्रादेश या समादेश, एकल नागरिकता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, कानून के प्रशासन और लास्ट है सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी संसद की जो व्यवस्था है वो भी जो है ब्रिटेन से ली गई थी, UK से ली गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 260, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? पानी के साथ कौन प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शन है चांदी, कैल्शियम, सीसा और तांबा। तो ऑप्शन B है वो सही आंसर रहेगा। इन चारों में से, दिए गए ऑप्शनों में से कैल्शियम जो है पानी के साथ क्रिया करता है। अब कैल्शियम की खोज जो है वो किन के द्वारा की गई थी? तो 1808 ईस्वी में हम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। हम्फ्री डेवी द्वारा जो है कैल्शियम की खोज की गई थी। कैल्शियम जो है कार्बोनेट पृथ्वी पर सबसे आम कैल्शियम यौगिक है। वायु के संपर्क में जब कैल्शियम आता है तो एक गहरे रंग का ऑक्साइड नाइट्राइड का एक परत बना देता है, ठीक है। और ये अनायास पानी के साथ में क्या करता है? अभिक्रिया करता है। और कागज उद्योग में कैल्शियम का उपयोग ब्लीच के रूप में किया जाता है। और मानव शरीर में कैल्शियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। कैल्शियम फास्फेट अस्थि खनिज में निहित यौगिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 261, भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? ये बात है 2019 की। 2019 की बात है, तो उस समय जो है कौन था? आज की भी बात करेंगे हम लोग, आज कौन है। तो उस समय की बात है तो उसमें ऑप्शन है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विजय गोयल, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज। तो उस समय जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो थे
वो युवा मामलों और खेल के लिए जो कैबिनेट मंत्री रहे थे। वर्तमान की बात करें तो मनसुख मंडाविया, क्या नाम है, मनसुख मंडाविया जो है वो युवा मामलों और खेल के लिए कैबिनेट मंत्री है। और इसके जो उप मंत्री हैं उन वो है रक्षा खड़गे। उप मंत्री कौन है, रक्षा खड़गे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 262। भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है, कौन सा क्या सर्वोच्च है जिसमें, तो ऑप्शन है ग्राम पंचायत, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो इसमें सबसे उच्चतम क्या है, उच्चतम न्यायालय। सबसे उच्च कौन, सर्वोच्च कौन है, उच्चतम न्यायालय है। तो ऑप्शन हमारा 20 सही आंसर रहेगा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है, जिसे अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना और संविधान से संबंधित है। 1 अक्टूबर 1937 को भारत के संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित न्यायालय है। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना के साथ भारत में उच्च न्यायालय संस्था की उत्पत्ति हुई थी। ये थोड़ा हम लोग न्यायालय के बारे में हम लोग फैक्ट जाने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 263। 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? तो ऑप्शन है सुरेश रैना, MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली। तो इसमें MS धोनी जो है एकमात्र विकेट कीपर है, बाकी तीनों बल्लेबाज थे। तो विकेट कीपर जो है इन्होंने 300 कैच लपकने का अपने जो है रिकॉर्ड नाम किया है। आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में और भी नीचे जान सकते हैं, जिनके ऊपर जो है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी भी एक बायोपिक आ चुकी है, वो भी आप जान सकते हैं। और 2007 का जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत ने जीता था, जिनके कप्तान भी महेंद्र सिंह धोनी थे। और 2011 जो वनडे विश्व कप हुआ था उसके कप्तान भी महेंद्र सिंह धोनी थे। और वर्तमान में जो है महेंद्र सिंह धोनी को प्रादेशिक सेना यानी भारतीय प्रादेशिक सेना जो है उसके लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। और ऐसा करने वाले जो पहले जो खिलाड़ी थे वो कपिल देव थे, दूसरे जो है महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 264। जून 2018 भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी यानी जून 2018 में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ऐसा कौन थे? जून 2018 की बात है। ऑप्शन है बाईचुंग भूटिया, गुरप्रीत सिंह, IM विजयन, सुनील छेत्री। तो ऐसा करने वाले सुनील छेत्री जो बन गए हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी सुनील छेत्री बन गए हैं फुटबॉल में। ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं वो है रोनाल्डो। ऐसा करने वाला पहला खिलाड़ी क्या है? रोनाल्डो है। दूसरे खिलाड़ी कौन है? सुनील छेत्री हैं। आप और भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। वैसे सुनील छेत्री को जो है 2011 में अर्जुन पुरस्कार से और 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 265। हवा महल कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, आगरा और गुजरात। तो हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। और हवा महल का निर्माण जो है वो 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा कराया गया था। और जिसके वास्तुकार जो है लालचंद उस्ताद थे। वास्तुकार कौन थे? डिजाइन जिन्होंने किया था लालचंद उस्ताद थे। और इसका जो है हवा महल को पैलेस ऑफ ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल को जो है राजपूत वास्तुकला शैली में बनाया गया था। ये एक 5 मंजिला इमारत है। और इसको जो है झुंझुनू का जो खेतड़ी महल है उससे प्रेरित होकर के इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 266। सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य यानी रिडीमेबल नहीं है, कौन सी है? ऑप्शन है राजस्व रसीदें, कर रसीदें, प्रत्यक्ष रसीदें, अप्रत्यक्ष रसीदें। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। राजस्व रसीदें जो है वो विमोचन योग्य नहीं होती है। आप इसके बारे में और भी जान सकते हैं कि राजस्व प्राप्तियाँ जो है प्राप्तियाँ एक स्वीकृति है जो ये दर्शाती है कि किसी व्यक्ति को बिक्री या माल के हस्तांतरण या सेवा के उपबंध के बाद धन प्राप्त हुआ है। प्राप्तियों को हाथ से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाया जा सकता है। प्राप्तियां सरकार से पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, प्राप्तियों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 267। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लोहा, सोना,
और तांबा। तो दिए गए ऑप्शनों में से सोना जो है सबसे तन्य धातु है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। तो सोना, जिसका परमाणु क्रमांक जो है 79 होता है और जिसे AU संकेत से हम लोग संकेतिक करते हैं। सोना जो है अम्ल राज्य में घुल जाता है, नाइट्रिक अम्ल में अघुलनशील होता है। चीन एक ऐसा देश है जो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। सोना सभी धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 268। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन। तो भारत का जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो गांधी इरविन समझौते से संबंधित था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। जो गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उससे पहले एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार जो गांधी जी ने सविनय आंदोलन को स्थगित कर दिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। इसकी निम्नलिखित शर्तें थी: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, दूसरा है नमक पर लगने वाले कर को हटाना, तीसरा है भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेशों को वापस लेना, और चौथा नमक या साल्ट सत्याग्रह को वापस लेना। 4 इसमें शर्तें रखी गई थी। और ये जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पूर्व 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269। खालिस्तान पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित कराती है। तो कौन सी पूंजी है जो उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित कराती है? तो वह एक है, ए है मानवीय, बी है भौतिक, सी है क्रियाशील और डी है स्थायी। क्रियाशील पूंजी जो होती है वो उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों का संदर्भित कराती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा, जिसको क्रियाशील या कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। कार्यशील पूंजी जो है वो वर्तमान परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के बीच का अंतर है। क्या है? वर्तमान परिसंपत्तियां और वर्तमान जो देयताएं हैं उनके बीच का जो अंतर है वो कार्यशील पूंजी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 270। निम्न में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? कौन था जो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? ऑप्शन है टीपू सुल्तान, अरविंद घोष, बदरुद्दीन तैयबजी, एनी बेसेंट। तो उसमें से ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। टीपू सुल्तान जो थे वो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर साम्राज्य के शासक थे। उन्हें मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है। भारत में रॉकेट तोपखाने में प्रथम जो है वो टीपू सुल्तान ने ही शुरुआत करी थी, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से के आदर्शों से प्रेरित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 271। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो पत्ती की जो निचली सतह पर छोटे छिद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है रोम, सीलिया, रंध्र और पृष्ठपुटन। तो उसको पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 272। प्राय प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। ऑप्शन है शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, क्या माखराला या लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। तो इसमें शुष्क मिट्टी जो होती है वो प्रकृति में रेतीली होती है और गुण में लवणीय होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग जो है मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। क्योंकि यह मिट्टी सबसे ज़्यादा रेगिस्तान में पाई जाती है। यह है सर्वाधिक राजस्थान, हरियाणा और पंजाब क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसमें जो है बहुत कम फसलें उगाई जाती है, जो कि जौ, ज्वार और बाजरा है। इसमें उच्च नमक और कम धारण सामग्री होती है। जिप्सम डालकर इसे शुष्क मृदा को उपजाऊ बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 273। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक प्रारूप है? कौन सा भक्ति संगीत है जो सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? कौन सा है? ऑप्शन ए है कबाली, बी है बसंत गीत, सी है तीज गीत और डी है कजरी। तो इसमें जो कबाली जो है वो जो है सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है कबाली।
अब कव्वाली की बात करें तो यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी शुरुआत हुई थी और जो है भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोकप्रिय है। और कव्वाली जो है उसके प्रमुख उल्लेखनीय कव्वाल जो वर्तमान में वो है मुंशी रजीउद्दीन, आप देख सकते हैं मुंशी रजीउद्दीन, फतेह अली खान, फैज़ अली फैज़, निजामी बंधु और अतीक हुसैन खान है। आप इनको ऑप्शनों को याद रखिए, पूछा जा सकता है कि फतेह अली खान कौन है, कव्वाली गायक है, बसंत गीत गायक है, तीज गीत गायक है, कजरी गीत गायक, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो इनका थोड़ा सा माइंड में रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 276, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी जो उपनदी नहीं है सिंधु की? ऑप्शन है ए है गंगा, बी है रावी, सी है चिनाब और डी है झेलम। तो इसमें जो है ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। गंगा नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी या उपनदी नहीं है, बाकी तीनों जो है इसकी उपनदियां हैं। वैसे बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो चीन से होता है और भारत से बहते पाकिस्तान से होकर के अरब सागर में गिरने वाली नदी है। इसको इंडस भी कहा जाता है। यह मानसरोवर के पास बोकारो ग्लेशियर से निकलती है। केवल पश्चिम में बहने वाली हिमालयन नदी है। इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। मोहनजोदड़ो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 275, जम्मू और कश्मीर के खानाबदोश हैं, यानी खानाबदोश या इसको बंजारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खानाबदोश या बंजारे हैं। तो कौन है? ऑप्शन ए है गुर्जर बकरवाल, बी है शेरपा, सी है भोटिया, डी है गद्दी चरवाहे। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा गुर्जर बकरवाल। इसमें बात करें हम लोग इनकी तो बकरवाल जो पीर पंजाल और हिमालयी पहाड़ों में रहते हैं। बकरवालों को पहली बार 1991 में जम्मू और कश्मीर में एक भारतीय अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। अब बात करें भोटियों की तो भोटिये जो है उत्तराखंड राज्य के ऊपरी हिमालयी घाटियों में रहने वाले लोगों की एक जनजाति है। और शेरपा जो है एक स्थानीय समूह है जो नेपाल और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। और गद्दी चरवाहे जो हैं जो हिमाचल प्रदेश की खानाबदोश जनजाति है। तो गद्दी चरवाहे क्या है? गद्दी चरवाहे हिमाचल प्रदेश की खानाबदोश जाति है। कहाँ की है? जनजाति है। जो गद्दी चरवाहे हैं वो हिमाचल की है और गुर्जर बकरवाल जो है जम्मू एंड कश्मीर की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 276, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति पैदा किए जा सकते हैं? यानी उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति पैदा किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है स्कैनिंग, बी है प्रजनन, सी है प्रकाश संश्लेषण और डी है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग द्वारा ऐसा किया जा सकता है, समान आनुवंशिक गुणों वाले दो व्यक्ति पैदा किए जा सकते हैं। तो यह दो से अधिक भी किए जा सकते हैं। इसके बारे में बात करें, क्लोनिंग प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार किया जाता है। इस विधि से उत्पादित क्लोन अपने जनक से शरीर और आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं, अर्थात किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना ही क्लोनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 277, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? जी, Al, Au और Ag। तो स्वर्ण का जो आणविक रूप है वो क्या होता है? इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सी ऊपर आया है और बी नीचे आया है। तो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा वो बी रहेगा। Au जो है वो सोने का जो है आणविक सूत्र होता है Au, और जिसका जो है परमाणु संख्या जो है 79 होती है। और ये अत्यंत चमकदार पीले रंग का मूल्यवान धातु है। इसका केवल एक स्थिर समस्थानिक प्राप्त है Au-197। स्वर्ण का उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 278, खालिस्तान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। तो किसका होता है? ऑप्शन ए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, बी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सी है गरीब विरोधी कार्यक्रम, डी है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इसमें जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है ए ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। तो ए ऑप्शन है इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है वह ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस सरकारी योजना के तहत बिजनेस के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 279, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है सियाचिन ग्लेशियर,
बी है गंगोत्री ग्लेशियर, सी है नुब्रा ग्लेशियर और डी है हरी पर्वत ग्लेशियर। तो इसमें ए हमारा सही आंसर रहेगा। सियाचिन जो ग्लेशियर है वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जो कि चीन और भारत के बीच में स्थित है। इस ग्लेशियर की ऊंचाई की बात करें तो ये समुद्र तल से 18,875 फीट है। ये भारत के लद्दाख में भारत पाक नियंत्रण रेखा के समीप अवस्थित है। भारत पाक नियंत्रण रेखा के समीप स्थित है, जहाँ पे चाइना बॉर्डर भी पड़ता है। सामरिक रूप से यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 280, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोहनदास करमचंद गांधी को, बी है जवाहरलाल नेहरू को, सी है बाल गंगाधर तिलक को, डी है वल्लभ भाई पटेल को। तो वल्लभ भाई पटेल जो है उनको लौह पुरुष कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? जो इन्होंने जो है भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे हैं। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व 1931 में भारतीय 36 राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जो 36वां राष्ट्रीय कांग्रेस कराची का अधिवेशन हुआ था उसमें भी इन्होंने जो है अध्यक्षता करी थी। सॉरी, ये यहाँ पे कुछ अलग आंकड़े आए, ये कुछ नहीं है इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें भी इन्होंने अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 281, चुनाव आयोग का प्रमुख खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग का जो प्रमुख जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए है केंद्र सरकार के द्वारा, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी है केंद्र सरकार द्वारा और डी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो चुनाव आयोग का प्रमुख जो है वो किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है चुनाव आयोग को नियुक्त किया जाता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त है भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। जो निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचक आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो भी पहले होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 282, 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? जो पहला स्वर्ण पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम ने 1948 में, उनके कप्तान कौन थे? ऑप्शन है किशनलाल, बी है मनप्रीत, सी है सरदार सिंह और डी है आकाशदीप। तो ऐसा करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन ए हमारा किशनलाल जी जो थे वो उसमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जो 1948 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो लंदन में हुए थे। तो लंदन ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान किशनलाल थे। वर्तमान में मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 283, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? इनमें से चुनाव आयोग का कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष चुनाव कराना, चुनाव का संचालन और नियंत्रण, चुनाव का निरीक्षण करना, स्थानीय चुनाव करवाना। तो ऊपर वाले तीनों जो है प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और निरीक्षण करना, चुनाव का निरीक्षण करना, ये तीनों ही जो है चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण कर्तव्य है। स्थानीय चुनाव कराना जो है वो इनका कर्तव्य नहीं है। इनमें और भी आते हैं जैसे चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना आदि कार्य भी चुनाव आयोग के हैं। स्थानीय चुनाव का निर्देशन, पर्यवेक्षण और आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। जो है राज्य जो चुनाव आयोग है उसके अंदर में स्थानीय चुनाव आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 284, रबी फसलें की बुआई कब की जाती है? यानी रबी फसलों की बुआई की जाती है। ऑप्शन है अप्रैल मई, बी है मई जून, सी है जनवरी फरवरी और डी अक्टूबर नवंबर। तो रबी की फसलें जो है सर्दियों में की जाने वाली फसलें हैं जो कि अक्टूबर से नवंबर महीने में बोई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा, जो कि फरवरी मार्च के महीने में काटी जाती है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 285, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, पुणे और कोलकाता। तो शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा ए। इस संग्रहालय की स्थापना जो है
मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की थी। यहाँ विभिन्न जो परिधानों में सजी गुड़ियों का संग्रहालय किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 286। भारत के मशहूर शनाई वादक हैं, तो भारत के मशहूर शनाई वादक कौन है? ऑप्शन ए है बिस्मिल्लाह खान, बी है हरिप्रसाद, सी है रविशंकर और डी है लतीफ़ खान। तो कौन है? बिस्मिल्लाह खान जो है भारत के मशहूर शनाई वादक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सन 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु वर्ष 2006 में हो गई। पंडित रविशंकर एक क्या है? सितार वादक है। और हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो क्या है? प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। और लतीफ़ खान सारंगी वादक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 287। प्लासी का युद्ध कौन सी वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1757, सी है 1900, बी है 1857 और डी है 1957। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये जो है 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में प्लासी नामक स्थान पे हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट जो क्लाइव है के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 288। 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो ऑप्शन है राजी, सी है जीरो, बी है संजू और डी है न्यूटन। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। तो कौन सी पहली गई थी? तो न्यूटन फिल्म जो थी वो जो है ऑस्कर के लिए भेजी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। गली बॉय ऑस्कर के लिए भेजी गई थी। किसके लिए भेजी गई थी? गली बॉय ऑस्कर के लिए भेजी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 289। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी जी? वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो ऑप्शन है दीपा कर्माकर, सीमा पूनिया, साक्षी मलिक और हिमा दास। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। तो कौन थी ऐसा करने वाली? तो दीपा कर्माकर जो है कर्माकर जो थी, इन्होंने जो है जिम्नास्ट में जो स्वर्ण पदक हासिल किया था, तो पहली भारतीय थी वो। इन्होंने 2018 में स्वर्ण पदक जीतकर यह इतिहास रचा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 290। पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सिराएं, जाइलम और फ्लोएम। तो कौन करता है? जो पौधों में जो है इसके लिए जो जल का परिवहन जो है वो कौन करता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो है वो जाइलम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा, जाइलम। पौधों में परिवहन तंत्र का कार्य करने के लिए 2 प्रकार के उत्तक होते हैं। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम एक जटिल जो है स्थायी उत्तक है। यह पौधों में पानी और खनिज परिवहन का कार्य करता है। जबकि फ्लोएम जो है पौधे की पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है? पौधे की पत्तियां भोजन बनाती है, उसको पौधे के जो दूसरे भाग हैं उन भागों में पहुंचाने का काम करता है। और जो जाइलम जो है वो पौधे की जड़ों से जो है पौधे के हिस्सों में जो है पानी पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 291। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन ए है न्यायपालिका, बी है विपक्ष के, सी है इसके नेताओं के और डी है लोगों के। तो जो लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल जो है वो लोगों के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनता द्वारा चुना गया नेता जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर है। बाकी आप जो इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे जो है आंसर सहित अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप जो है JBR क्लासेज टेलीग्राम चैनल और JBR क्लासेज व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट इसका मिल जाएगा। आप हाई करके डालेंगे तो हम इसके ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 292। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर लिखी गई है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अशोक गहलोत, बी है शशि थरूर, सी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बी जो है शशि थरूर द्वारा जो ये बुक लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा, शशि थरूर, जो कि ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 293। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमाद्री,
बी है पीर पंजाल, सी है कैलाश और डी है शिवालिक। जो सबसे बाहरी श्रृंखला है वो शिवालिक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा शिवालिक। हिमालय को हम लोग वैसे मोस्टली 4 श्रृंखलाओं में विभाजित करते हैं। इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर जो है क्रमशः हम लोग बोलते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, जो सबसे उत्तरी श्रृंखला है उसको ट्रांस हिमालय हम लोग बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ आती है। हिमाद्री या वृद्ध हिमालय में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। फिर है हिमालय श्रेणियाँ मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा आदि हैं जो श्रेणियाँ इसके अंदर शामिल की गई। और शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, हिमालय की सबसे न्यूनतम और बाहरी श्रृंखला है। वो कौन सी? शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय, जो कि सबसे हिमालय की सबसे नवीनतम और भारी श्रृंखला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 294। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मूत्र प्रणाली का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है मूत्रवाहिनी, बी है ब्राकाई, सी है मूत्राशय और डी है मूत्रमार्ग। तो बी जो है हमारा आंसर है, बी जो ऑप्शन है वो इसमें जो मूत्रवाहिनी का हिस्सा नहीं है। बी जो है जो ब्राकाई जो है वो फेफड़ों से संबंधित है, यानी फेफड़ों में वायु ले जाने वाली एक नली है, उसको ब्राकाई कहते हैं। ब्राकाई जो है फेफड़ों में वायु ले जाने वाली नली है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 295। भारतीय संगीतकार खालिस्तान ने अकादमी पुरस्कार जीता है। कौन से जो संगीतकार है जिन्होंने अकादमी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए सोनू निगम, आर.डी. बर्मन, ए.आर. रहमान, अनु मलिक। तो ए.आर. रहमान ने जो है अकादमी पुरस्कार जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। अल्लाह रखा रहमान, इसका नाम है अल्लाह रखा रहमान। ए.आर. रहमान प्रसिद्ध संगीतकार है जिन्होंने अकादमी पुरस्कार जीता था। इन्हें वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार संगीत के लिए भी मिला है, तो संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 296। भारतीय वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? यानी मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है नवीकरणीय संसाधन, बी है संभावित संसाधन, सी है अजैविक संसाधन और डी है जैव संसाधन। तो जैव संसाधन डी है ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा, जैव संसाधन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा, जैव संसाधन। यानी जो संसाधन जीवमंडल से आते हैं तथा जिनमें जीवन होता है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मछलियाँ, पशुधन आदि हैं। जो संसाधन निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, यानी जो निर्जीव होते हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया आदि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 297। निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? इनमें से डिजिटल लेन देन जो है कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है पेटीएम, बी है नगद लेन देन, सी है क्रेडिट कार्ड लेन देन और डी है एटीएम लेन देन। जो इनमें से डिजिटल लेन देन कौन सा है? तो पेटीएम, नगद, क्रेडिट कार्ड, एटीएम। तो नगद लेन देन जो है वो जो डिजिटल लेन देन नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा इसमें सही आंसर रहेगा। बाकी सब नगद लेन देन के अंदर में आते हैं, डिजिटल लेन देन के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 298। सौर मंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है कोपरनिकस, मर्फी, न्यूटन, वास्को डी गामा। तो कोपरनिकस ने जो है सौर मंडल की खोज की थी, तो ऑप्शन हमारा ए सही आंसर है। तो कोपरनिकस ने कब करी थी? 1543 ईस्वी में सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और गति के 3 नियम इन्होंने दिए थे। और वास्को डी गामा जो है भारत के लिए इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 299। निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? इनमें से कौन सी जो है मिश्रित धातु नहीं है? तो मिश्रित धातु इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है टांका, पीतल, कांसा, चांदी। इनमें से मिश्रित धातु कौन सी नहीं है? तो इनमें से टांका जो है मिश्रित धातु नहीं है। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा, ए टांका। कांसा, तांबा 90% है। टिन जो है 10% का मिश्रण है। पीतल में और तांबा में 70% तथा जिंक 30% मिश्रण है। पीतल में तांबा और तो जिंक का 70 + 30 का है। कांसा में तांबा + टिन का 90 और 10 है। यानी इसमें इस प्रकार से है, जो कांसा जो होता है उसमें तांबा और टिन का, तांबा का 90% और टिन का 10% है।
पीतल में जो है तांबा 70% होता है, जिंक 30% होता है, और टांका जो है उसमें टिन का 67%, और शीशा का जो है वो 33% होता है, जबकि चांदी मिश्र धातु ने, सॉरी इसमें ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 299, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इनमें से मिश्र धातु कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 299, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ए है टांका, बी है पीतल, सी है कांसा और डी है चांदी। तो इनमें से चांदी जो है वो मिश्र धातु नहीं है। इनके ऑप्शनों की बाकी की बात करें, टांका जो है इसमें जो है टिन जो है, टिन टांके में क्या है, टिन और शीशा जो है, शीशा का मिश्रण होता है, जिसमें टिन जो है उसकी बात करें तो वो होता है 67% और शीशा होता है 33%। पीतल की बात करें तो पीतल में जो है तांबा तांबा होता है, इसके अंदर में तांबा 70% और इसमें जो है जिंक जो है वो होता है 30%। और तीसरा कांसा जो है, इसके अंदर तांबा जो है, एक तांबा होता है वो 90% है, और इसमें टिन जो है वो 10% होता है। तो इस प्रकार तीनों जो मिश्र धातु है, चांदी जो है मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 300, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? ब्रह्म समाज की खोज किसने करी थी, स्थापना किसने करी थी सॉरी? तो भीमराव अम्बेडकर ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने और अरविंदम घोष ने। तो राजा राम मोहन राय ने जो है वो जो ब्रह्म समाज की खोज करी, सॉरी स्थापना करी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। कब करी थी उसकी बात करें तो इन्होंने जो है 1828 में खोज करी थी। भीमराव अम्बेडकर ने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। किसने? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने करी थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 301, मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, यानी मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन है? ए है लसिका, बी है हीमोग्लोबिन, सी है बलगम, डी है मेलेनिन। मनुष्यों में जो है इसके लिए हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो बी आंसर हमारा सही रहेगा, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य में रक्त का रंग लाल होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसमें एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसमें आयरन उपस्थित रहता है। तो इसमें आंसर हमारा रहेगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 302, उष्मा का सबसे बड़ा चालक है। उष्मा का सबसे बड़ा चालक कौन सा है? ए है पारा, बी है सीसा, सी है स्टेनलेस स्टील और डी है चांदी। तो सबसे उष्मा का सबसे बड़ा चालक क्या है? चांदी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 303, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में फसल की कटाई के अवसर पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है लोहड़ी, बी है पोंगल, सी है ओणम, डी है बैसाखी। तो सी है ओणम जो है वो केरल में फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो सी हमारा सही आंसर रहेगा, सी। ओणम केरल में फसल कटाई पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह केरल का राष्ट्रीय पर्व भी है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 304, पहले स्तनपाई क्लोन भेड़ का नाम क्या है? पहले स्तनपाई क्लोन भेड़ का क्या नाम है? ऑप्शन ए है सान, बी है पोली, सी है डोली और डी है भेड़। तो इसमें जो डोली जो है उसको पहली भेड़ का नाम दिया गया था जो कि क्लोन से उत्पन्न की गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और यह जो है पहली बार जो 1997 में जो है इसको क्लोन तैयार किया गया था भेड़ का, जो कि स्तनपाई क्लोन भेड़ है। और किसी भी जीव का जो प्रतिरूप तैयार करना जो है, किसी भी जीव का प्रतिरूप हुबहू वैसा का वैसा है, उसके अंदर आनुवंशिक गुण भी सारे वही होते हैं, तो उसको क्लोनिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लोनिंग के द्वारा जो है प्रतिरूप तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 305, ड्यूस शब्द किससे संबंधित है? ड्यूस शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है लॉन टेनिस, बी है क्रिकेट,
सी है बेसबॉल, डी है हॉकी। जो ड्यूस शब्द जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। बात करें बाकी की, तो लॉन टेनिस जो है इससे संबंधित शब्द जो है वो है ड्यूस, एस, बॉस, लेट, बोली, स्मैश, फॉल्ट, हैंडहक और स्ट्रोक, ये सारे शब्द इससे संबंधित है। बाकी इनसे भी हमने क्रिकेट से भी, बेसबॉल से भी और हॉकी से संबंधित भी कुछ शब्द लिए हैं। आप इनको जो है यहाँ से वीडियो को पॉज करके, या फिर इसका अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप जो है JBR क्लासेज व्हाट्सएप चैनल और JBR क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 306। नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। कौन सी नदी है जो एक प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो ऑप्शन ए है लूनी, बी है काली, सी है गंगा, डी है तीस्ता। तो कौन सी जो है एक झील के अंदर बहने वाली नदी है? तो ऑप्शन हमारा इसमें ऑप्शन ए हमारा है लूनी नदी जो है इसमें सही आंसर रहेगा। ऑप्शन ए लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम अरावली श्रेणी में अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, नागौर, पाली, बाड़मेर क्षेत्रों से होते हुए प्रवाहित होती है, अतः गुजरात राज्य के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह एक मरुस्थलीय नदी है। जवाई नदी लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 307। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जो उत्तरी भारतीय मैदानों की जो दलदली पट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दोआब क्षेत्र, बोआब, तराई, भावर और खादर। जो तराई क्षेत्र के नाम से, हिमालय का जो नीचे वाला जो दलदली क्षेत्र है उसको तराई के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को जो है तराई के नाम से जाना जाता है। तराई है ये तराई के नाम से जाना जाता है। संरचना के आधार पर उत्तर भारत के मैदानों को 4 भागों यानी भाबर, तराई, खादर और चांगर के रूप में बांटा गया है। और जो है इसके बात करें हम आगे की, भाबर भाग में विलुप्त हुई नदियां तराई भाग में पुनः धरातल पर बहने लगती है। यह एक दलदली क्षेत्र होता है। इसकी बात करें हम लोग किसकी? तराई की। दो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 308। PMGY का पूर्ण रूप क्या है? पहला प्रधानमंत्री ग्राम योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, चौथा है प्रधानमंत्री गरीब योजना। तो इसका क्या पूरा नाम क्या? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। जो PMGY प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका पूरा नाम है, पूर्ण नाम है। तो बी हमारा ऑप्शन सही रहेगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये योजना भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत गांव के विकास के लिए आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कौन कौन से? एक है मिड डे मील योजना जो कि स्कूलों में चलाई जा रही है, दूसरी है समेकित बाल विकास योजना और तीसरे किशोरी शक्ति योजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 309। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो कौन सा देश है? ऑप्शन ए है आइसलैंड, स्वीडन, भारत और नॉर्वे। इनमें से कौन सा देश जो है वो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र? तो भारत है। इसमें ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर रहेगा। भारत जो है एक लोकतंत्र देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 310। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? शास्त्रीय नृत्य की इनमें शैली कौन सी नहीं है? ए है कथक, बी है कथकली, सी है कालबेलिया और डी है ओडिसी। इनमें से कौन सा एक नृत्य है जो एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसमें जो कालबेलिया जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही आंसर रहेगा। कालबेलिया नृत्य क्या है? राजस्थान का लोकप्रिय जो है एक लोक नृत्य है और यह नृत्य सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 311। मस्तिष्क कालिस्तान तंत्र का एक हिस्सा है। मस्तिष्क जो है कौन से तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन ए है तंत्रिका तंत्र का, बी है परिसंचरण का, बी है पाचक का, सी है परिसंचरण का और डी है अंतःस्रावी का। तो मस्तिष्क जो है वो कौन से तंत्र का हिस्सा है? तो मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तो ए हमारा सही आंसर रहेगा। मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। यह वह तंत्र है जो सोचने, समझने तथा स्मरण रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को सामंजस्य तथा संतुलन बनाए रखने या स्थापित करने में भी कार्य करता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 312, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। यानी युद्ध के दौरान जो वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। तो कौन सा सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। तो ऑप्शन ए है महावीर चक्र, बी है शौर्य चक्र, बी है परमवीर चक्र, सी है शौर्य चक्र और डी है सेना मेडल। तो इसमें जो है हमारा परमवीर चक्र जो है वो सर्वोच्च सेना सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 313, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए है कंचनजंगा, सी है माउंट एवरेस्ट, बी है नमचा बरवा और नंदा देवी। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नमचा बरवा और नंदा देवी। तो इसमें कंचनजंगा जो भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। इसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर यानी 8556 मीटर है। साथ ही ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम में भारत व नेपाल की सीमा पर स्थित है, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 314, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल भंडार क्या कहलाते हैं। हिमालय की जो ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं उनके अंदर में जो विशाल घास के जो भंडार हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है हरे घास के मैदान, बी है मारू, सी है बाबर और डी है बुग्याल। तो ये क्या कहलाते हैं, बुग्याल कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा, बुग्याल। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घासों के विशाल मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयाल के नाम से जाना जाता है। क्या, बुग्याल और पयाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 315, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चरण सिंह। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 316, निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है। व्यापार का अवरोध इनमें से कौन सा नहीं है। ए है प्रशुल्क अवरोध, निषेध प्रतिशोध, निर्यात सुरक्षा और उपदान सब्सिडी। इनमें से जो है व्यापार अवरोध नहीं है। जो कौन सा नहीं है इनमें से व्यापार के लिए। तो ऑप्शन नंबर 16 में जो है निर्यात सुरक्षा जो है वो जो है व्यापार अवरोध नहीं है। तो निर्यात सुरक्षा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। अन्य देशों को माल या सामान भेजना निर्यात कहलाता है। निर्यात सुरक्षा व्यापार अवरोध का कारक नहीं है। व्यापार अवरोध का कारक जो है निर्यात सुरक्षा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 317, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति खालिस्तान द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति जो है किनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा और मुरली मनोहर जोशी के द्वारा। तो इसमें जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 300, बात करें इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम है। इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी। इसका चुनाव चिन्ह दीपक था, जबकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 318, भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है। तो संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है। तो ऑप्शन ए है गुलजार, तालिब, चांग और आरजू। तो इसमें से उनका उपनाम क्या था। तो उपनाम था उनका गुलजार था। भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या था, गुलजार था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। इनको जो है 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था तथा 2009 में डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में उन्हें जय हो गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 319, भारत में लोगों की वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। भारत में खालिस्तान लोगों वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है कम आबादी वाले को, बी है अधिक आबादी वालों को, सी है अधिक आय वालों को और डी है कम आय वालों को। तो किनको जो है ये मिलता है, तो अधिक आबादी लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। भारत में अधिक आबादी वाले लोगों वाले राज्यों को जो है अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी जो है सही आंसर रहेगा। भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है।
आबादी के हिसाब से सीटों को स्थिर रखने से कई राज्यों में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिले हैं। वर्ष 2001 में हुए 84वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है, जिनको हम लोग सीटों का परिसीमन भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 320। 1973 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? जमींदारी प्रणाली जो है 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? जमींदारी प्रणाली जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है कर्जन के द्वारा, बी है कॉर्नवालिस द्वारा, सी है क्लाइव द्वारा और डी है क्लिंटन द्वारा। तो इसमें जो कॉर्नवालिस जो है इनके द्वारा जो जमींदारी प्रणाली व्यवस्था शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। वर्ष 1793 में जमींदारी प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। इसे कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के माध्यम से पेश किया गया, क्योंकि यह समझौता जमींदारों के साथ किया गया था, इसलिए इसे जमींदारी समझौता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 321। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है गांव की सड़कों के सुधार को, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को। तो इनमें से जो है किसको शामिल नहीं किया गया? तो गांव की जो सड़कों का सुधार है इनको शामिल नहीं किया गया। हरित क्रांति कृषि से रिलेटेड है, तो इसमें 3 ऑप्शन जो है नीचे वाले वो शामिल किए गए हैं। इनका जनक जो है वो डॉक्टर जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों से जो अधिक उपज देने वाले संकर या बोने पौधे के उपयोग में फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 322। साईखोम, क्या नाम है? साईखोम मीराबाई चानू को 2018 में खालिस्तान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो किस लिए इसको जो है सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए एथलेटिक्स के लिए, क्रिकेट के लिए, कुश्ती के लिए और भारोत्तोलन के। तो मीराबाई चानू जो थी उनको भारोत्तोलन के लिए जो ये दिया गया था, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा, भारोत्तोलन। इन्होंने जो है मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन के लिए पद्म 2018 में दिया गया था। वर्ष 2018 में ही मीराबाई चानू को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का सर्वोच्च खेल अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया गया था। मीराबाई चानू ने वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में जो है क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 323। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति खालिस्तान में हुई थी। कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति जो है गुजरात में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। गुजरात का ये लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य। यह संस्कृत भाषा के गर्भदीप शब्द से लिया गया है। गुजरात में नवरात्रि के त्यौहार पर लड़कियां कच्चे मिट्टी के सच्छिद्र घड़े को फूल पत्तियों से सजाकर उसके चारों ओर नृत्य करती है। गुजरात में अश्विन मास के नवरात्रा को गरबा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। गरबा का पूरे देश में नृत्य कला के रूप में स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 324। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वह एकमात्र भारतीय नागरिक कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो डी हमारा सही आंसर रहेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है भारत को जो है 6 फरवरी 1900 जो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जो है जिनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के महान राजनेता थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लाल कुर्ती आंदोलन में भाग लिए थे। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 325। खालिस्तान को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नाभिक, बी है कोशिका झिल्ली, सी है माइट्रोकॉन्ड्रिया और डी है कोल्जिका। तो किसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो इसमें जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। आज के लिए इतना ही, जो कि हमने 12 फरवरी 2019 को एसएससी कांस्टेबल जीडी की हुई भर्ती परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो 13 फरवरी को हुई परीक्षा का हम लोग जो है क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको
इन प्रश्नों का PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल JBR क्लासेस और टेलीग्राम चैनल JBR क्लासेस को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।